क्या आपको पता है कि सेबी ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकते हैं? ये रूल्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स बेटर तरीके से अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर चेंजेस की। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड कैटेगरी जैसे कि चिल्ड्रंस फंड या रिटायरमेंट फंड को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को अपना पोर्टफोलियो ओवरलैप दूसरे इक्विटी फंड्स एक्सेप्ट लार्ज कैप फंड्स के साथ 3 साल के अंदर 50% से नीचे लाना होगा, वरना उनका मर्जर हो सकता है। साथ ही नई कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि सेक्टोरल डेट फंड्स और लाइफ साइकिल फंड्स जिनमें डिफाइंड एसेट एलोकेशन रूल्स होंगे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये नए रूल्स आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे इम्पैक्ट करेंगे और इनके बाद आप अपना पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करेंगे? चलिए इसे समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट ऐसे इनसाइट्स आपसे कभी मिस ना हो। आपको ये तो पता ही होगा कि 26 फरवरी 2026 को सेबी ने लाइफ साइकिल फंड्स इंट्रोड्यूस किए और सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कैटेगरी को स्क्रैप कर दिया। तो अब क्या होगा चिल्ड्रन फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स जैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का? इन फंड्स को सेबी अप्रूवल के बाद उन स्कीम्स के साथ मर्ज किया जाएगा जिनका एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल सिमिलर है। साथ ही इन फंड्स में नए इन्वेस्टमेंट्स तुरंत बंद हो जाएंगे और एएमसीज को 6 महीने का टाइम दिया गया है मैंडेटरी मर्जर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर आपने चिल्ड्रंस फंड या रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले समझिए कि मर्जर कैसे होगा। इस कैटेगरी के सारे एग्जिस्टिंग फंड्स उन फंड्स में मर्ज होंगे जिनका एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल सिमिलर होगा। जैसे कि एक अग्रेसिव रिटायरमेंट फंड मर्ज हो सकता है लार्ज एंड मिड कैप फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। अगर आप नए फंड के एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल से कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सेबी ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जिसे लाइफ साइकिल फंड्स कहते हैं। लाइफ साइकिल फंड्स या टारगेट डेट फंड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये फंड्स ऑटोमेटिकली अपना एसेट एलोकेशन एडजस्ट करते हैं, जहां शुरुआत में ज्यादा एलोकेशन इक्विटी जैसे हाई रिस्क एसेट क्लासेस में होती है और धीरे धीरे मैच्योरिटी के पास आते आते डेट जैसे लो रिस्क एसेट क्लास में शिफ्ट हो जाता है। ये फंड्स इक्विटी, डेट, इन्वेट्स, ETCDs, गोल्ड और सिल्वर ETFs में इन्वेस्ट करेंगे। लाइफ साइकिल फंड्स जब लॉन्च होंगे तब इनकी प्री डिफाइंड टेन्योर होगी जो 5 से 30 साल तक की हो सकती है। इनमें ग्लाइड पाथ होता है जो टाइम के साथ इक्विटी एक्सपोजर को ऑटोमेटिकली कम करता है और फंड का नाम भी मैच्योरिटी ईयर के साथ आएगा जैसे कि लाइफ साइकिल फंड 2055 या लाइफ साइकिल फंड 2045। आपको अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से मैच्योरिटी ईयर वाला फंड चूज करना होगा। मान लीजिए आप 2055 में रिटायर होना चाहते हैं जो लगभग 30 साल दूर है, तो आप लाइफ साइकिल फंड 2055 चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन के शुरुआती फेज में फंड इक्विटी में हायर एलोकेशन रखता है ताकि ग्रोथ मैक्सिमाइज हो सके। यहाँ इक्विटी एलोकेशन 65 से 95% तक होता है जो मैच्योरिटी में 15 से 30 इयर्स बचे होते हैं। जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती है फंड ऑटोमेटिकली इक्विटी से शिफ्ट होके लो रिस्क एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट फाइनल कॉर्पस पे कम हो। यहाँ डेट एक्सपोजर 25 से 65% तक हो जाता है जब मैच्योरिटी में सिर्फ 1 या 3 साल बचे होते हैं। एज एन इन्वेस्टर जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आती है आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये टैक्स बचाने में भी हेल्प करता है। अगर इन्वेस्टर खुद से रीबैलेंसिंग करे तो फंड स्विच या रिडीम करते वक्त कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है, लेकिन जब फंड के अंदर ही रीबैलेंसिंग होती है तो उस स्टेज पे इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ध्यान रहे कि फंड सिर्फ उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा जिनकी रेटिंग AA या उससे ऊपर हो और जिनकी रेजिडुअल मैच्योरिटी स्कीम की टारगेट मैच्योरिटी से कम हो। साथ ही जब फंड की मैच्योरिटी में 1 साल से कम टाइम बचा होगा तो उसे नियरेस्ट मैच्योरिटी वाले लाइफ साइकिल फंड के साथ मर्ज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यूनिट होल्डर्स की कंसेंट जरूरी होगी। तो जब लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च हो जाएं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस से मैच करते हैं। जब मल्टीपल इक्विटी फंड स्कीम सेम स्टॉक्स को हाई प्रोपोर्शन में होल्ड करती हैं, इसे पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। इससे हिडन कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट हो सकता है क्योंकि अगर एक फंड अंडर परफॉर्म करता है तो सिमिलर होल्डिंग्स की वजह से दूसरे फंड्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कम हो जाता है और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब सेबी ने सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड स्कीम्स के साथ मैक्सिमम 50% तक लिमिट कर दिया
है। लार्ज कैप फंड्स इस रूल से एग्जेम्प्ट हैं। इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स अभी इस लिमिट से ज्यादा ओवरलैप रखती हैं, उन्हें कंप्लाई करने के लिए 3 साल का टाइम दिया गया है। फंड हाउसेस को धीरे धीरे पोर्टफोलियो ओवरलैप कम करना होगा। अगर इस पीरियड के बाद भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती तो स्कीम्स को मर्ज करना पड़ सकता है। तो आप मंथली डिस्क्लोजर्स चेक कर सकते हैं ताकि पता चले कि थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं है, या फिर सेम एएमसी के अंदर वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स के बीच ओवरलैप ज्यादा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो ओवरलैप सेम एएमसी के दूसरे इक्विटी फंड स्कीम्स के साथ 50% से ज्यादा है। अब आप सेम एएमसी के अंदर इक्विटी फंड स्कीम्स के बीच भी 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया है कि वो अपने एसेट्स का अप टू 35% गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो को मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। पहले क्या होता था कि इक्विटी फंड्स अपना रेजिडुअल पोर्शन कैश या लिक्विड डेट में रखते थे। अब प्रेशियस मेटल्स में हाई एलोकेशन डाउनसाइड रिस्क को कम कर सकता है जब इक्विटी मार्केट्स स्ट्रेस में हो। लेकिन जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हैं तब रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस सेबी रूल की वजह से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस क्यों करना पड़ सकता है? वेल, अभी ये कहना मुश्किल है कि फंड हाउसेस इन नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को कैसे यूज करेंगे। हिस्टोरिकली देखा जाए तो प्योर इक्विटी फंड्स अपने कोर इक्विटी एलोकेशन से ज्यादा डिविएशन नहीं करते, चाहे उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो तब भी। इसलिए पोर्टफोलियोज में सिग्निफिकेंट शिफ्ट जैसे कि गोल्ड या कैश एलोकेशन काफी बढ़ जाएगा, ये अज्यूम करना थोड़ा जल्दी होगा। फिलहाल बेस्ट अप्रोच यही है, वेट एंड वॉच। ओनली टाइम विल टेल कि फंड हाउसेस इस फ्लेक्सिबिलिटी को शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल्स के लिए यूज करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट बनते हैं। अभी काफी एएमसीज ये डिसाइड कर रही हैं कि इस रूल को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान अपने पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेबी के 2026 रिफॉर्म्स जो 26 फरवरी 2026 से इफेक्टिव हुए हैं, एक तरह का म्यूचुअल फंड रीसेट है जिसका एम है फंड्स को ट्रू टू लेबल बनाना। आपके लिए इसका मतलब ये है कि आपका करंट पोर्टफोलियो अचानक डिफरेंट लग सकता है, मार्केट मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि रूल्स चेंज होने की वजह से। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं या कुछ ऐसे इक्विटी फंड से एग्जिट करना चाहते हैं जहां पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा है, ताकि आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई कर सकें। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.